हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम साल 2014 के यूपी टेट के मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और साथ साथ कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है टॉपिक टाइप के क्वेश्चन के रिगार्डिंग, वो भी मैं आपको साथ के साथ देता चलूँगा। ठीक है, ये आने वाले टेट और सुपर टेट दोनों के लिए क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो एंड तक ज़रूर देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सारे वीडियोस की लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपको ज़रूर मिले। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती, केवल एक होती है, अनंत होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं, या एक परिमेय और एक अपरिमेय होती है। तो क्या करेक्ट है? अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अनंत ही अपरिमेय संख्या होंगी। ये एक एक दो दो का मतलब नहीं है, अनंत होता है। ठीक है, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट यानी कि अनंत रैशनल नंबर और अनंत ही अपरिमेय संख्या मौजूद होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यदि 65 और 117 का मसप यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 65m - 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान निकालना है। अच्छा, तो पहले हम क्या इसका HCF निकाल लेते हैं भाग विधि से, या दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, वो भी आपको सीखना ज़रूरी है। कि वैसे मैं देखूँ 65 किससे कटेगा, 5 से 13 बार, और 13 से कटेगा 1 बार। ठीक है, तो मतलब 65 5 और 13 से कट रहा है। 117 13 से कटेगा 9 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 1 बार। मतलब 65 क्या है, 5 और 13 से कट रहा है, और 117 क्या है, 13 3 और 3 यानी कि 9। 13 3 और 9 से कट रहा है, तो इनके बीच में कॉमन क्या है, 13। तो HCF क्या आ गया, मसा क्या आ गया यहाँ पे, 13। ठीक है, अगर इसे हम भाग विधि से जानना चाहें तो छोटे संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। तो 65 से मैं अगर मैं 117 डिवाइड करूं तो एक बार जाएगा, 65 कितना बचेगा, 2 5 52 से फिर 65 को काटूं तो 52 बन जा 52 13, इस 13 से 52 को मैं काटूं तो 4 बार 52। तो देखो ये आखिरी बार 13 से कटा है, तो यहाँ पर जो आखिरी बार जिससे कटता है ना पूरी तरह से, यही हमारा HCF होता है। ठीक है, क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, उसी से उस नंबर को दोबारा डिवाइड करेंगे। शेषफल 13 आ रहा है, उसी से उस नंबर को पहले वाले डिवाइड करने वाले को फिर से डिवाइड करेंगे। तो जो यहाँ पे कटना बंद हो गया, तो आखिरी बार जिससे हमने डिवाइड किया था वही हमारा HCF आता है। तो कितना है यहाँ पर, 13। तो हमने 13 को इस फॉर्म में लिखना है, मतलब 13 को 65m प्लस 65m - 117 में लिखना है। तो हमें क्या है, m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं -117 को यहाँ ले जाऊँ, 117 जुड़ेगा कितना आएगा, 130। 130 बराबर 65m, तो 65 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, m का मान 2 बार कटेगा, तो m की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या थी, आपको यहाँ पे HCF निकालना आना चाहिए था, फिर तो सरल सा था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो इजी चीज़ है, लेकिन घुमा फिरा के दे रखा है। तो पहले क्या दे रखा था, 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम। इसका योज्य प्रतिलोम मतलब इसका जस्ट नेगेटिव, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसका साइन चेंज करके मिल जाता है। तो इन दोनों का इनटू जो आएगा, यानी कि कितना आएगा, इनटू करेंगे तो माइनस का 25/19 × 19 381, ये आ गया। इसका भी गुणात्मक प्रतिलोम, अगर किसी का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो ना तो जस्ट उसे उल्टा लिख देते हैं, मतलब 381 ऊपर और 25 नीचे। ठीक है, तो नेगेटिव तो चाहे आप ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, लेकिन हालांकि हम ऊपर की तरफ ही लिखते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उसका साइन चेंज करके इनटू कर लिया। किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा, मतलब नीचे अंश बटे हर को ऊपर लिख दो, अंश को नीचे लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर 5.47 माइनस ये दे रखा है, तो सरल करना है। अच्छा, इसको हम ध्यान से देखें, इन दोनों का इनटू हो रहा है, यानी कि ये ए स्क्वायर है, ए का स्क्वायर वर्ग हो रहा है इसका, यानी कि यहाँ पे भी इसी तरह से ये हो रहा है, ठीक। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये क्या है फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी का है। तो इसमें से इसको घटाया और इसमें इसको जोड़ दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला लग गया इसमें, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है 0.95। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो यही 0.94 मिलने वाला है। 7 में से 3 गया 4, 4 में से 5 गया तो 9 एस बोरो लेके, तो ये पूरा तो कट गया। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें 5 और 4 9 और 47 ये 100, मतलब 0.1 आ गए, तो यानी कि 10, तो 10 इसका आंसर है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। यदि तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय 74700 है तो सी की आय निकालो। अच्छा, ए बी पे निर्भर है और बी सी पे निर्भर है, इस तरह से है, ठीक है। मैं सी की आय को एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, सी की आय को एक्स मान लेता हूँ। फिर क्या कह रखा है, बी की आय सी की आय का 30% है, यानी कि बी की जो आय है वो सी की आय यानी कि एक्स का 3% है, यानी कि कट गया तो कितना आएगा 3x/100। बी की आय आ गई 100 मतलब 10, और ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा, 20% ज़्यादा मतलब 120%। 120% किसका, बी का। कितना आ गया, इतना आ गया 3x। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना आएगा ये 36x/100। 4 से काटूं तो 9x, 4 से काटूं तो 25, तो ए की वैल्यू इतनी आ गई। ए बी सी तीनों मिल गए, इनका टोटल 74700 है। तो तीनों को अगर मैं जोड़ूं, सी और ये 3x/10 3x/10 प्लस 9x/25, इन तीनों का टोटल 74700 है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x मतलब c की वैल्यू निकालनी है। इनका मैं एलसीएम लेता हूँ तो 25 50 ये 10 कितना 50 होगा, ठीक है। x ये 50 बार, 10 से 5 बार जा रहा है तो 5 3 15x, 15 है ये। 25 से 2 बार जा रहा है तो 2 से 18 और 74700, तो कितना आ जाएगा 50 में ये जोड़ेंगे 65, 65 में जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 70। तो यहाँ पर ये जोड़ के कितना आएगा 50 15 और ये 83 आएगा। 83 बराबर 74700, 50 है यहाँ जाके गुणा होना है और अपॉन में 83 नीचे चला जाएगा। तो देखो 83 से ये 9 बार कटेगा, 9 बार कटेगा तो 900 और 50 45,000, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक्स की वैल्यू आई और एक्स ही पूछा है, सी का मान पूछा है, ठीक है। और इसका 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमश 40 मीटर तथा 10 मीटर है तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है तो झील की गहराई निकालो। अच्छा, तो इसमें ना एक तरह से ये क्या है, एक इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से हमें घन मिल रहा है ना, लेकिन और हमें क्या दे कर रखा है, इसका घन दे रखा है। तो हमसे हाइट पूछी है, ये इस तरह से क्वेश्चन है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट बराबर
घन होता है, ठीक है, वॉल्यूम घनाभ वॉल्यूम होता है, और यहाँ पे एल कितना दे रखा है 40, बी कितना दे रखा है 10, और गहराई यानी कि हाइट पूछा है, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 1200, ठीक है। तो 400 जाके डिवाइड होगा 3, यानी कि 3 मीटर। हाइट कितनी हो जाएगी, गहराई अगर ऊपर लो, ऊपर की साइड लेंगे तो हाइट आ गई, और नीचे की साइड ले रहे हैं तो गहराई आ गई। झील है 3 मीटर गहरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि ABCD एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है, तो इनमें से कौन सी बात फॉलो होगी, ठीक है। AC और BD है क्या, AC और BD क्या है, विकर्ण है। AC और BD क्या है, विकर्ण है। तो देखो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, मैंने बताया भी आपको, कि कोई भी साइड है, मान लो AB साइड है, AB यहाँ पे क्या है, भुजा है। AB क्या है, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर अपॉन 2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। किसी भी समचतुर्भुज में भुजा का जो फॉर्मूला है विकर्ण के टर्म में, विकर्ण के पदों में, ये होता है। अब यहाँ पे मैं वर्ग कर दूँ तो 2 से वर्ग कर दूँ तो 2 का 4 यहाँ पे, ये तो 4, और यहाँ पे वर्ग हो तो AB स्क्वायर बराबर ये कितना बन जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये आपको फॉर्मूला पता भी होना चाहिए कि विकर्ण का फॉर्मूला, विकर्ण से मतलब साइड निकालने का फॉर्मूला भुजा का ये होता है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ D1 D2, मतलब भुजाओं विकर्ण का इंटू AC इंटू BD, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि दी गई जो आकृति है इसमें x और y के मान निकालने हैं। अच्छा, तो देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं, जस्ट आमने सामने है, इस तरह से। जहाँ भी क्रॉस इस तरह से बनता है ना, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है ना, जस्ट पीछे। तो यहाँ पर इस तरह से y का मान कितना आ जाएगा, 80। y का मान 80 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इस त्रिभुज में 50 पता है, y हमें 80 पता है, तो x आ जाएगा कैसे, 50 और ये 80, 50 और 80 कितना, 130, और टोटल कितना होता है 180। अगर 130 ये है तो x को कितना होना पड़ेगा, 50, ठीक है ना। ट्रायंगल के एंगलों का सम 180 होता है। अगर y 80 आ गया, ये 50 है तो 130 और ये 50, ठीक है। पेपर में डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं कि पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी इस तरह से करना है ना। ये 80 है तो ये 80 हो गया, 80 50 130, तो ये कौन होगा, 50 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक एलिवेटर किसी खदान में, लिफ्ट एक खदान में 1 मिनट में 6 मीटर की गहराई से उतर रही है। अगर एलिवेटर जमीन से 10 मीटर ऊंचाई से उतरना चालू कर रही है और 350 नीचे जाएगी तो कितना समय लगेगा। अच्छा, आप इतना बताइए कि 10 मीटर तो ऊंची है और 350 नीचे जाना है, तो मतलब 10 तो ऊपर वाला कवर डिस्टेंस करना पड़ेगा और 350 नीचे वाला, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 360। तो 360 मीटर इसने कुल डिस्टेंस ट्रेवल करना है। कैसे, जमीन से ऊपर 10 है, जमीन के नीचे 350 जाना है, तो टोटल 360 मीटर। अगर 1 मिनट में 60 मीटर जाता है, यानी कि 6 मीटर के लिए 1 मिनट लगती है, तो 360 मीटर के लिए कितना लगेगी, इंटू 60, 60 मिनट लगेगी, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और LCM दे रखा है। अच्छा, और उनमें से एक संख्या भी दे रखी है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है कि दो संख्या मान लो A और B हैं, दो संख्या A और B हैं, तो उनका HCF गुणा उनका LCM बराबर दोनों नंबरों का इंटू, ये फॉर्मूला होता है। हमें यहाँ HCF का मान पता है कितना है, 35, LCM का मान पता है कितना है, 525, और एक संख्या A
175, तो दूसरी संख्या बी पूछी है, तो कैसे निकल जाएगा, सरलता से निकल जाएगा। 35 गुणा 525 अपॉन 175। तो हम जानते हैं कि इससे ये 5 बार कट जाता है, 5 से मैं काट दूँ तो 105 बार, 5 1 जा 5 और 25 5 बार 105। दो बी हमारा कितना आ गया 105। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आपने नोट कर लेना अलग से। ये फॉर्मूला कब आएगा कि दो नंबरों का अगर एलसीएम मस और लस पता है तो इनटू ए बी के बराबर लेके चलना है, ठीक है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 11। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो गई तो राशि क्या थी। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ठीक है, ये तो हमारा साधारण ब्याज का है, और लेकिन ये साधारण ब्याज की वैल्यू नहीं दे रखी, ये अमाउंट की वैल्यू दे रखी है। यानी कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, मूलधन में, मूल राशि में अगर साधारण ब्याज को जोड़ दें तब जो पैसा मिलेगा वो 2600 दे रखा है, ठीक है। तो अमाउंट कितना है यहाँ पर 2600। पी प्रिंसिपल मूल राशि में पता करनी है, और एसआई का फॉर्मूला कितना लिखा हमने, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P निकाल लेंगे, तो देखो P यहाँ पर कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 1, P कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ P निकाल लिया तो R इंटू टी बचेगा। R कितना है यहाँ पे 5 और T कितना 6, यानी कि 30, 30/100, 1 0 कट गया, तो कितना आएगा एलसीएम, 10 1 जा 10 और 1 13, तो P गुणा 13/10 ये बराबर 2600 है। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 से यहाँ पे गुणा कर दो, 13 से डिवाइड कर दो, तो 2600 इंटू 10/13, 13 से गया है 200 बार और 1 0 पीछे यहाँ पर आएगा तो 2000, तो 2000 रुपये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज से 6 सालों में इतनी हो गई, ये नहीं कहा कि 6 वर्षों पे इतना साधारण ब्याज हुआ, राशि इतनी हो गई है, मतलब प्रिंसिपल हमारा बढ़कर इतना हो गया है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया कि पहले सिंपल इंटरेस्ट ये है और अमाउंट हमारा प्रिंसिपल में मूल राशि में जितनी ब्याज बनी है उसको जोड़ के तो मिलेगा, बस सिर्फ फिर क्या है कैलकुलेशन रह गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना है। अच्छा, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना हो तो 18/5 का इंटू करते हैं, तो 5 से 2 बार 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर इसी का उल्टा पूछता, किलोमीटर से मीटर में जाना होता है, मतलब जैसे 36 से हमें उसमें जाना है, 36 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, तो क्या करेंगे 5/18 का इंटू कर देंगे 36 में, तो 18 से 2 बार 10 और 10 ही तो है हमारा यहाँ पे, तो इस तरह से करना है, ठीक है ना। 18/5 जब मीटर से किलोमीटर पर आवर में जाना है, 5/18 जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमें एक चित्र दे रखा है, इसमें बी का कोण 70 डिग्री है, सी का कोण 60 डिग्री है, ई बी सी का मध्य बिंदु है, ई बी सी का मध्य बिंदु है, मतलब यानी कि ये इसके बराबर है, एफ ए बी का बिंदु है, मतलब यानी कि ये इसके बराबर है। तो हमसे क्या पूछा है, एफ ई बी इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है, निकालते हैं। तो देखो एक ट्रायंगल का मैं बता देता हूँ आपको कि एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, मान लो ये दे रखा है, यहाँ पर ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु, अगर मध्य बिंदु को जोड़ दूँ मैं ना तो ये रेखा इसकी आधी होती है और समांतर होती है, ये यहाँ पर प्रॉपर्टी है। मान लो यहाँ पर डी और ई पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट हैं, तो डी ई बराबर आधा बी सी होगा, पहली बात। दूसरा डी ई क्या है, बी सी के समांतर होगा, ये दो चीज़ें हैं। अब देखो, अब ये इसके समांतर है, ठीक है। तो अगर देखो जब दो रेखा समांतर होती हैं तो इनका ये कोण भी बराबर होगा, तो ये 60 है तो
तो ये भी 60 होना है। तो BEF या FEB ये भी हमारा 60 डिग्री आएगा। ठीक है, जब दो रेखाएं आपस में पैरेलल होती हैं तो ये ऊपर वाले एंगल दोनों बराबर होते हैं। वही तो हुआ है, ऊपर वाले दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके सरल करके ये बताना है। तो एक चीज़ देखो, जब पावर की पावर होती चली जाती है ना तो ये पावर आपस में गुणा हो जाती हैं। ठीक है, तो -1 का -1 में इंटू 1 आएगा, फिर से -1 में इंटू 1 का -1 आएगा, फिर से करूँगा तो +1 आ गया, यानी कि -1 की पावर +1। ठीक है, तो ये कितना -2 ही ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अगर यहाँ -1 आता तो 1/-2 हो जाता। ठीक है, आसान है। जब पावर की पावर चलती चली जा रही है तो ये पावरों को आपस में इंटू कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख के भी बता देता हूँ, जैसे 2 की पावर m है और पावर n है, तो ये 2 की पावर m इंटू n ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमश ABC मीटर स्क्वायर दे रखे हैं, इसका आयतन निकालो। तो देखो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को पता होना चाहिए कि अगर ABC इनका क्षेत्रफल दे रखा है संलग्न फलकों का, जैसे मान लो ये मैं चित्र बना दिया, तो हमें मान लो ये वाला इसका क्षेत्रफल पता है, इस वाले का क्षेत्रफल पता है और इस वाले का क्षेत्रफल पता है। मान लो ये हमारा A था, ये वाला B था, ये ऊपर वाला C था, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में। तो इनका आयतन कितना होगा? तो सिंपल फॉर्मूला, आप ज़्यादा प्रूफ में मत जाओ, सिंपल क्या है, तीनों का इंटू करके वर्गमूल निकाल लेना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ABC का वर्गमूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी संख्या, ये पूरी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो A का सबसे बड़ा अंक पता करना है कि A की जगह पे सबसे बड़ा नंबर क्या आ सकता है। ठीक है, तो देखो मैं इसको लिख लेता हूँ, 6 2 5 3 2 9 1 5 A। मैंने आपको एक अलग वीडियो भी बना के बता रखा है कि अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना, भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, उसका यूज़ हो रहा है इसमें। तो एक चीज़ देखो, ये संख्या अगर 6 से डिवाइड होनी है ना तो इस 6 को 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये संख्या अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही तभी 6 से डिवाइड होगी। तो देखो अगर यहाँ पर 2 से होना है तो A के स्थान पर एक सम संख्या आनी चाहिए। 2 से तो तभी डिवाइड होगा, तो 9 तो हो नहीं सकता, यहाँ पे 9 आ गया तो 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो 6 से कहाँ से होगा, 5 भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब 6 या 8 इनमें से कोई एक होगा, और 6 ये मतलब 2 की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब ये 3 के हिसाब से चेक करेंगे, अगर 6 आ जाए यहाँ पर या 8 आ जाए तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या है, इन अंकों का योगफल, अंकों का योगफल 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो क्या आएगा, 3 और 2 6 और 2 8 और 5 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 9 27, 27 और 1 28, 28 और 5 28 और 5 33, 33 में A है। अगर मैं 33 में 6 जोड़ूं तो 33 में 6 जोड़कर 39 आ जाएगा, 39 3 से कट रहा है तो मतलब 6 हो सकता है। 33 में 8 जोड़ूं तो 41 आ जाएगा, वो 3 से नहीं कटेगा, मतलब 8 भी नहीं आ सकता। तो क्या है यहाँ पे हमारा आंसर, 6। ठीक है, 8 A की जगह पे अगर हम 6 रख दें तो अंकों का योगफल 39 आ गया, जो कि 3 से विभाज्य है, भाज्य है। तो ये संख्या भी A की जगह पे 6 रखने पर पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगी। 2 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है, यानी कि ये पूरी संख्या 6 से भी होगी। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल वाले वीडियो देखिए, उसमें आपको ये पूरा जितना 2 से 3 से 5 से 9 से सबका डिविजिबल रूल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम 5 धन रूढ़ संख्या का योग, धन रूढ़ संख्या मतलब अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम, पहली 5 प्राइम, पहला क्या होता है 2 3 5 7 8 9 10 11, तो पहली 5 प्राइम संख्या ये है, इनका सम पूछा है, 2 और 3 5, 5 और 5 10,
10 और 7 17, 17 और 11 28, यानी कि ऑप्शन थर्ड। धन रूढ़ अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में प्राइम नंबर, रूढ़ संख्या भी कहते हैं, प्राइम संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो प्राइम, पहले 5 प्राइम का टोटल निकालना था, तो पहले 5 प्राइम नंबर लिखे। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपये हैं। जतिन और प्रिया 2 जने हैं, जतिन है एक प्रिया है, इनके पास टोटल पैसे 21 हैं। ठीक है, जतिन के पैसे का 1/4 प्रिया के पैसे के 1/7 से 2 रुपये अधिक है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ जतिन के पास मान लो J रुपये हैं, X रुपये हैं। ठीक है, और प्रिया के पास Y रुपये हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो जतिन के पैसे हैं ना, कितने X, उनका 1/4 मतलब X का X/4, ये क्या दे रखा है? प्रिया के Y के 1/7 यानी कि इतना से 2 अधिक है, मतलब ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको मैं अगर हल करूं, और यहाँ पे मेरे को पहली इक्वेशन क्या दे रखी थी? x + y = 41, और यहाँ से दूसरा समीकरण कितना मिलेगा? इसको एक तरफ ले जाता हूँ तो x/4 - y/7 = 2। इसको मैं हल करूँ तो 7x - 4y, और 4 और 7 कितना एलसीएम 28, इधर जाके 56। तो इन दोनों समीकरणों को हमने हल करना है, और x और y के दोनों के पैसे पता चल जाएंगे, जतिन और प्रिया के। अच्छा, कैसे सॉल्व करें? देखो, x और y किसी एक का गुणक बराबर कर लो। ठीक है, हमें क्या निकालना है? प्रिया के पैसे निकालने हैं, मतलब y की वैल्यू निकालनी है, तो x को बराबर कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 7 से गुणा कर रहा हूँ। 7 से गुणा करूँगा तो 7x, 7 से गुणा करूँगा तो 7y, 7 से गुणा करूँगा तो 7 × 7, 7 × 4 = 28, और दोनों को घटा देता हूँ। x खत्म, -11y, और 56 है, इसको घटाऊँ कितना आएगा? कितना? 287 है, 56, 132, 231, माइनस के 231। ठीक है, अब माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21, और y कौन है? प्रिया के पास पैसे जो हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा? 21। प्रिया के पास 21 रुपीज़ हैं। ठीक है, क्लियर है? जहाँ भी आपको डाउट लगता है ना, तो वीडियो को वहाँ पर एक बार रोक के दोबारा बैक करके दोबारा देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस, 2πr दे रखा है 44। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मुझे r तो जरूर मिलेगा इससे, r = 44। ठीक है, 2 और 22 44 होते हैं, 44 से 44 कट गया, 7 यहाँ चला जाएगा, तो r का वैल्यू त्रिज्या हमारी 7 आ गई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल कितना होता है? 22/7 πr², 22/7 r², तो 22/7 × 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 × 7, ये कट गया, 22 × 7 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो परिधि दे रखी थी, उससे हमने r पता किया, और फिर क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्रफल के फॉर्मूले में r को रख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का योगफल 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो क्रम उल्टा हो जाएगा, मतलब नंबर उल्टा हो जाएगा। जैसे 25 है तो 52 हो गया। अच्छा, तो सॉल्व करने के बजाय ना हम ऑप्शन का भी यूज़ करके कर सकते हैं। मैं तो आपको इसको ऑप्शन से करना बताऊंगा कैसे करना है। इसमें क्या कह रहा है? अंकों का योगफल 7 होना चाहिए, तो 7 है, 7 है, 7 है, 7 है, इससे तो पता नहीं चल रहा। फिर क्या कह रहा है? अगर मैं 27 जोड़ दूँ तो उल्टा हो जाएगा। अगर मैं इसमें 27 जोड़ दूँ कितना आएगा? 52 आ गया। इसमें 25 जोड़ूं तो 87, क्या उल्टा आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, मतलब ये तो है नहीं। 43 जोड़ूं तो उल्टा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। 34 जोड़ूं तो क्या कितना आएगा? 77, इसका उल्टा है क्या? नहीं आ रहा। तो ये हमारा ऑप्शन 25 करेक्ट है। कैसे? अगर मैंने कितना ये 25 का उल्टा, अच्छा मैं गड़बड़ कर दी, यहाँ पे गड़बड़ कर दी। क्या कह रहा है? 27 जोड़ने पे
अगर मैं इसमें 27 जोड़ूँ तो कितना आएगा 979। क्या ये इसका उल्टा है? नहीं है। इसमें मैंने फिर से 27 जोड़ना है क्योंकि 27 जोड़ना है, तो कितना आएगा 161। क्या ये इसका उल्टा है? नहीं है। इसमें ये 34, कितना आएगा 34 नहीं 27, तो कितना आएगा 0670। क्या ये इसका उल्टा? नहीं है। तो सीधे सीधे पता चल रहा था, इतना करके ज़रूरत नहीं थी कि 25 में 27 जोड़ रहे हैं 52 आ रहा है, 25 का उल्टा हो गया। ठीक है, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चनों को तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से निपटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हमें दिए गए आंकड़ों से बताना है कि बारंबारता को 5 को टैली में कैसे लिखते हैं। तो देखो क्या करते हैं, ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे हैं? 4 डंडे हैं, फिर 5वां काटते हैं, फिर 4 लिखते हैं, फिर 5वें को काटते हैं। ऐसे करके 5 5 5 करके लिखा जाता है। तो 5 का ही पूछा है, तो 5 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, 5 को कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4, 4 डंडे और काट दो, ऐसे काट दो या ऐसे काट दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, दो अभाज्य संख्याओं का महत्व समावर्तक क्या है? 1। दो असहभाज्य मतलब को प्राइम संख्या का HCF मतलब क्या होता है? 1 होता है। ये तो फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटा प्राइम 2 है, सहभाज्य संख्या 1 मसप होता है। ठीक है, छोटी छोटी से आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, 1715 और 0.27 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है? 7 के स्थानीय मान, पहला 7 का स्थानीय मान क्या है? 700। इस वाले 7 का स्थानीय मान 700 है, इस वाले 7 का कितना है? 0.07 है। तो 0.07, इनका अंतर निकालने को कह रहा है, तो माइनस करेंगे 700 से छोटा ही आएगा, तो ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। माइनस करके देख लो आप, तो 699.93 ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्या पूछा था? 7 के स्थानीय मान। अगर स्थानीय मान का आपको डाउट और क्लियर करना हो तो हमारा नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में आपको दूसरी वीडियो इसके स्थानीय मान की मिल जाएगी। ठीक है, कैसे निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, भिन्नों का योग पढ़ाते समय नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात हुई। 1/2 1/3 ये हो गया, मतलब ऊपर जोड़ दिया नीचे जोड़ दिया। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के लिए क्या करना चाहिए? लसा का अवधारणा समझाना चाहिए बच्चे को कि एलसीएम क्या होता है। अधिक से अधिक अभ्यास को कहना चाहिए। ठीक है, इसमें हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, बड़े अच्छे मतलब बच्चे क्या हैं, बड़े होकर अपने आप सीख जाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं है कि बच्चों पे छोड़ देना कि बच्चे अपने आप सीख जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। प्रत्येक भिन्न के परिमाप को समझने, अलग अलग भिन्न को समझाने लग जाएं, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अधिक से अधिक अभ्यास तो बच्चा तब करेगा ना जब बच्चे को समझ में आ जाए कि एलसीएम लेके करना होता है। तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट है। तो मतलब बच्चे को पहले समझाना है कि लसा क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लेना बताएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ये नहीं, ये थोड़ा ना कि सीधा प्रैक्टिस करने लग जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, उपचारात्मक के लिए उनको बच्चे को लसा सिखाना है, एलसीएम सिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाना है। ठीक है, मतलब ये सीक्वेंस दे रखे हैं 4, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है वो लिखना है। शिक्षार्थी लंबाई नापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करता है। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करता है। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करता है। शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच संबंध को समझते हैं। तो देखो सबसे पहले तो क्या है कि ना, शिक्षार्थी सरल अवलोकन मतलब मीटर से नापना, इकाई में नापना। सबसे पहले तो एक बार ऑब्जर्व करता है, सरल अवलोकन करता है, देखता है कि कितनी लंबाई चौड़ाई लगभग कितनी कितनी होगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाता है। तो मतलब पहला स्टेप तो 3 वाला है। तो देखो सबसे पहले 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले 3, फिर 2 क्या है, मानक इकाई जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसमें नापता है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट मानक इकाइयों में, उसका चौथा क्या है, उनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। सबसे पहले क्या है, सरल अवलोकन करना है उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी होता है।
सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, जल्दी सवालों को हल करना, या सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उसमें संबंध बनाना। तो ऑप्शन 4 सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो जल्दी से सवाल कोई जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते तो अच्छा मैथमेटिशियन हो जाएगा क्या? ज़रूरी नहीं है। सारे फॉर्मूले रट्टे मार रखे हो ना, सवालों के उत्तर कितना अच्छे से दे पा रहा है ये भी नहीं। उसे क्या है, सारे पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए, किससे क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे पॉसिबल होता है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। तो अवधारणाओं को सब पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कब लगना है उसे लागू करना आना चाहिए, और उन्हें बीच में संबंध बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, अच्छे गणितज्ञ को ये बातें फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को शुरुआत में क्या करना है? तो विभिन्न आकारों की आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को बताना है। क्या पहले से ही फॉर्मूले बताने चालू कर देने चाहिए कि ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरा है इकाई वर्ग गणना की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करना, आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, फिर क्या है हथेली, पत्ते, नोटबुक से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखो ऑप्शन 4 करेक्ट है। देखो शुरुआत में सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हम पहले भी करते थे पुराने टाइम में, तो हाथ से नाप लिया कि क्या है इतना, एक हाथ दूरी पे है, 1 गज दूरी पे है, 1 हाथ दूरी पे है, 2 हाथ दूरी पे है। तो देखो ये सबसे पहले जो सिखाना चालू होता है हथेली के हिसाब से, या मतलब मूर्त चीज़ों के हिसाब से, हथेली है, पत्ते हैं, नोटबुक हैं, कि इस इतने लगभग इतने साइज का है, ये लगभग इतने एरिया का है। ठीक है, तो फॉर्मूले किसी बच्चे को पहले सिखाने से पहले लंबाई चौड़ाई गुणा, उससे पहले उसका किसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से तुलना करके इसे हम बता सकते हैं कि लगभग इतना एरिया का है, लगभग इस साइज का है ये। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ए बी एक वृत्त की जीवा है। अच्छा, एक वृत्त बना लिया, उसकी जीवा, जीवा यानी कि कॉर्ड ए बी बना ली, जिसकी लंबाई 10 है, इसकी लंबाई 10 लिख ली हमने। यदि वृत्त की त्रिज्या, मतलब यहाँ से सेंटर से यहाँ खींचें, जो त्रिज्या है वो 13 है, तो केंद्र से जीवा की जो लंब डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, ये इसकी दूरी क्या है? तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ना, अगर हम केंद्र से किसी जीवा पे लंबवत खींचते हैं, लाइन परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो इसे बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये 13 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये 12 आ जाएगा। ठीक है, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग ही तो 13 का वर्ग होता है। 5 12 13, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये, 5 12 13, तो ये 13 है, 5 है, तो ये 12 होगा। ठीक है, तो करेक्ट है, ये क्या है ऑप्शन फर्स्ट, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। या दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मान लो ये दूरी दे रखी थी, ये दूरी दे रखी थी, इसकी लंबाई पूछी है, तो देखो ये 13 है, ये हमारा 12 दे रखा होता, तो हम पाइथागोरस से हम इसको निकाल लेंगे 5, और इसका ये दुगना होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी क्षेत्र वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो इसको एक चीज़ देखो, विकर्ण से फॉर्मूला कैसे होता है, एरिया बराबर होता है कि डायगोनल का वर्ग बटे 2, ये फॉर्मूला होता है। अभी एक डायगोनल मतलब विकर्ण, अगर विकर्ण को दुगना कर दूं, मान यानी कि अगर मैं डायगोनल को दुगना कर दूं, 2D कर दूं, तो देखो क्या पड़ेगा सर, 2D का स्क्वायर 4D² बटे 2। ठीक है, तो देखो पहले क्या था, D² था, D² था, अब इसका ये 4 गुना हो गया है। ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल 4 गुना हो गया। पहले D² था, जब स्क्वायर किया 2 का स्क्वायर 4 हो गया। काटना नहीं है क्योंकि D² पहले भी रखा था एरिया, उसका D² का ये 4 गुना आया है, तो एरिया हमारा 4 गुना हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 30, जब राजन के सामने वार्षिक समस्याएं आती हैं तो वह पूछता है कि मैं जमा करूं या घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग करूं। मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा, लैंग्वेज पढ़ के समझ में नहीं आ रही, मैं क्या करूं उसका। तो क्या वो गुणा नहीं कर सकता? मतलब गुणा तो हो सकता से आता हो, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मतलब पहला तो नहीं है, कक्षा में बाधा डालने के अवसर हो जा रहा है ना, भाषा समझने में कठिनाई आ रही है, ये हो सकता है। ठीक है, संख्याएं संक्रियाओं को नहीं जानता, मतलब प्लस माइनस नहीं जानता, मतलब ये भी गलत है। मतलब उसे क्या है,
ये कहीं नहीं दिखा कि इसे घटाना नहीं आ रहा, जोड़ना नहीं, बस इसे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, जोड़ूँ या घटाऊँ, मतलब मुझे भाषा पढ़ के समझ में नहीं आ रही है, तो भाषा समझने में से कठिनाई हो रही है। ठीक है, तो देखो हमने ये 20 क्वेश्चन निपटा लिए इसे जल्दी से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है ना, तो एक बार आपको क्वेश्चन को एक बार अपने आप करके ज़रूर देखना है ताकि ये आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जल्दी जल्दी आपको मिल सकें तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम जल्दी जल्दी वीडियो डाल के आपके सामने प्रेजेंट कर पाएँ। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।